नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल देवगीत क्लासेस पे। पिछले क्लास तक त्रिभुजों के क्षेत्रफल पे आधारित 8 प्रश्न कवर कर चुका हूं मैं। आज उसके आगे के प्रश्न और कवर करते जाएंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस कराने के लिए ही बहुत सारे क्वेश्चंस ले रहा हूँ, नहीं तो फिर एक ही वीडियो में थोड़ा सा बता देता और बात ख़त्म हो जाता, जो कि आम तौर पे अभी हर एक कोचिंग में ऐसा हो रहा होगा जहाँ पे शिक्षक भर्ती का क्लास चल रहा होगा। ठीक है, देखो, आपको अगर अच्छे से करना है चीज़ों को तो बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ वीडियो देखकर हो जाएगा काम तो नहीं बनने वाला। आप वीडियो देख रहे हैं, क्वेश्चंस को समझ रहे हैं, फिर उसके बाद अपने बुक में, चाहे एस डी यादव का बुक हो, चाहे आर्यभट्ट का बुक हो, चाहे आप अग्रवाल का बुक बोल सकता हूँ मैं, ठीक है, वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस आपको करना जरूरी है क्वेश्चंस का, बहुत सारे क्वेश्चंस का। ठीक है, अधिकतर लोगों को इसमें तकलीफ होता है क्षेत्रफल तथा आयतन वाला चैप्टर में, और एक चैप्टर है आपके पास ज्योमेट्री से संबंधित, लेकिन ज्योमेट्री आपके वर्ग 3 के सिलेबस में नहीं मिलने वाला है, इसलिए हम लोग क्षेत्रफल और आयतन वाले को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को 1 बाय 1 देखते जाइएगा। वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो में कंटिन्यू, आप इस सीरीज़ में कंटिन्यू बने रहें। ये उसी के लिए है जो कंटिन्यू देखेंगे, चाहे एक जने देखे, 2 जने देखें, मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं है। चलिए देखें, आज के क्लास में अपने पास प्रश्न क्या क्या है, और आपको फार्मूला दिमाग में रखना ज़रूरी है इसके लिए। इसलिए इस सीरीज़ में ये जो चैप्टर चल रहा है इसका पहला वीडियो आपको देखा होना बहुत ज़रूरी है। देखें क्वेश्चंस क्या क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा हाँ, आगे और मैं यहीं पर ये टोटल 12 प्रश्न यहाँ पे लिखा हूँ। इसके आगे जब 13वां प्रश्न वगैरह लूँगा तो वहाँ पे मंडी उपनिरीक्षक में जो पेपर क्वेश्चन आया, मंडी उपनिरीक्षक के पेपर में जो क्वेश्चन आया यहाँ से, उसके बारे में भी मैं बताऊँगा। देखें क्वेश्चन नंबर 9, 11 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पूछ रहा है। आपको दिख रहा है कि भुजा क्या है, अलग अलग, मतलब विषमबाहु त्रिभुज है। ये विषमबाहु त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल निकालने का कोई जुगाड़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है आपके पास, हीरोन्स फार्मूला है। अब मैंने बोला क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला का आपको ज़रूरत पड़ने वाला है। अब आपके दिमाग में फिट भी तो रहना चाहिए कि हीरोन्स फार्मूला एरिया का फार्मूला, ये मतलब कि एरिया का फार्मूला क्या देता है, अंडर रूट, मेरे लिखने से पहले आप अपने दिमाग में रिवाइज़ करें उस चीज़ को, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस पहली भुजा, फिर एस माइनस दूसरी भुजा, फिर एस माइनस तीसरी भुजा। अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा एस का वैल्यू यहाँ पे निकाल के। एस मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग करना और उसको भाग लगा देना 2 से। तो 11 और 7 कितना हो गया अपने पास, 18। ठीक है, 18 और 14 को मैं जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा, 32 मिलेगा मेरे को। 32 को 2 से भाग लगाऊंगा तो क्या मिलेगा, 16, मतलब कि एस का मान कितना आ गया, 16। अब देखें आगे, अंडर रूट एस का मान कितना बोला मैं, 16। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी करना है एग्ज़ाम में भी, और ऐसा करने के लिए आपको प्रैक्टिस होना जरूरी है, क्योंकि वहाँ प्रेशर बहुत रहता है। तो आप एकदम 3 + 5 को ना ऐसे लिख कर जोड़ने लग जाते हो फिर प्रेशर के कारण। देखें आगे 16, फिर यहाँ पे 16 माइनस पहला भुजा 11, फिर 16 माइनस दूसरा भुजा, फिर 16 माइनस तीसरा भुजा 14। इसको हल करें और आंसर पाएँ। अब बहुत लोगों को ये हल करने भी तो नहीं आता है, ये भी तो समस्या है। ये हो गया आपके पास 16। अब ये हुआ 16 माइनस 11 कितना हो गया आपके पास, 5। यहाँ पर 16 माइनस 7 कितना मिलेगा, 9। फिर 16 माइनस 14 कितना हो गया, 2। अब समझें बात को, वर्गमूल है, वर्गमूल से बाहर वही संख्या निकलेगा जो क्या हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे कि 16 बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, वो 4, क्योंकि ये 4 का क्या है, वर्ग। 9 बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, वो 3, क्योंकि ये 3 का वर्ग है। लेकिन 5 बाहर नहीं निकल सकता, 2 बाहर नहीं निकल सकता। तो कौन कौन बाहर निकला, 4 निकला और 3 निकला, और बाहर निकल के उन लोग हो गए 4 तिया 12। अंदर में अटक गया कौन, 5 और 2, 5 दूनी 10, 12 रूट 10 जिस ऑप्शन में होगा। अच्छा, क्षेत्रफल मैं यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा हूँ ना, यूनिट क्या होगा इसका, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ऑप्शन में आपको यूनिट करके देगा, वो नहीं दिया मतलब फिर भी समझ जाना है कि वो यूनिट क्या होगा उसका, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 12 रूट 10
सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का क्या है, उत्तर है। अब सिंपल सा प्रश्न था, इसमें डायरेक्ट आप फार्मूला लगाए। फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो ये सिंपल सा प्रश्न भी आपसे नहीं बनने वाला। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखें इसके लिए। अच्छा, ये 9वां प्रश्न है ना, ये 9वां प्रश्न, आज का पहला प्रश्न और इस सीरीज़ का क्या है 9वां प्रश्न। 10वां प्रश्न देखें क्या लिखा। 10वां प्रश्न, किसी समकोण त्रिभुज, जैसे जैसे वर्डिंग बोलते जाएगा प्रश्न में अपने दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि क्या क्या दिया है। प्रश्न 10वां देखते हैं क्या लिखा। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाओं का माप 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। इसकी परिधि का आपको क्या बताना है, क्षेत्रफल। परिधि का क्षेत्रफल बोलने का मतलब परिधि के अंतर्गत जो चीज़ें आ रहा है उसका क्या बताना है आपको, क्षेत्रफल। तो सबसे पहले इसने बोला समकोण त्रिभुज, तो मैं समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपके पास समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री समकोण कहाँ पे बनता है, यहाँ पर। अब या तो आप इसको 3 ले लो, इसको 5 ले लो, या आप इसको 5 ले लें, इसको 3 ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आधार और लंब को आपस में चेंज किया जा सकता है। इसकी परिधि का क्षेत्रफल बताना है, मतलब कि परिधि के अंतर्गत आने वाले इमेज का आपको क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। आखिर आप क्या बताने वाले हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल ही बताने वाले हो। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का बेसिक फार्मूला क्या है, एरिया का। एरिया का है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, आधार और ये ऊंचाई मतलब कि लंब। अब आप अगर इसमें ज़बरदस्ती का दिमाग खपाए इस प्रश्न में कि मेरे को कर्ण का मान निकालना पड़ेगा करके, तो पहले आपको जो चीज़ पूछा है, जो डाटा पूछा है, उसका सूत्र तो समझें क्या है। उसका सूत्र तो ये है जिसमें आपको आधार की ज़रूरत है और ऊंचाई का ज़रूरत है। अब आधार और ऊंचाई तो दे दिया है, तो काहे ज़बरदस्ती हम कर्ण के पीछे भागें फिर। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे ऑप्शन वगैरह ना गलत है, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करा रहा हूँ। देखें 5 या 15 और 15 को भाग लगाया जाएगा 2 से, तो ये कितना मिलेगा 7.5। अब देखो ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर एरिया है, तो ये क्या हुआ 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रश्न का आंसर क्या है, 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ना कि यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो देखें आगे का क्वेश्चन देखें आप। हाँ, अब आगे का प्रश्न देखें एक बार क्या लिखा है। 72 मीटर, 30 मीटर और 78 मीटर भुजाओं वाले त्रिभुजाकार जमीन के टुकड़े को 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराने की कितनी लागत होगी। तो ये रुपयों पैसे से भी संबंधित आता है प्रश्न, एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हल करने में ज़बरदस्ती आपको टाइम लगता है क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं किए होते हो। अब सिंपल सा प्रश्न बोल क्या रहे हो उस चीज़ को समझें। 72 मीटर, 30 मीटर और 78 मीटर भुजाओं वाले त्रिभुजाकार एक जमीन है, उसके टुकड़े को 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से आपको क्या करना है, समतल करना है। तो समतल कराने के लिए कितनी लागत होगी। तो प्रश्न में अपने को क्या क्या समझ में आया एक बार देखें। ये आपके पास एक क्या हो गया, मान लो एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये समबाहु नहीं है, ये विषम बहु त्रिभुज है ना, तो समद्विबाहु त्रिभुज। मान लो ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास 30। ठीक है, एकक भुजा, ये 30 मान ले, इसको 72 मान लेता हूँ, और ये क्या हो गया 78। अब प्रश्न में बोल क्या रहा है कि ये ज़मीन का क्या है, टुकड़ा, बाहर नहीं, ये ज़मीन का क्या है, त्रिभुजाकार जमीन का एक टुकड़ा है ये। अब इसको मेरे को क्या करना है, समतल करना है। समतल करना है मतलब कि हो सकता है कि रेत डालूँ, गीट डालूँ, इट्टी डालूँ, जो भी ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा एरिया को अगर मैं समतल कर रहा हूँ, मान लो एरिया कितने का है, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है। क्या बोला, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, तो मेरे को कितना पैसा लग जाएगा, 20 पैसा। फिर 1 मीटर और करूँगा मैं, 2 मीटर स्क्वायर का जो एरिया हो गया उसमें कितना पैसा लग जाएगा, और 20 पैसा, मतलब कि 40 पैसा। और एक्स्ट्रा 3 मीटर कर दिया। अब मैं 3 मीटर किया तो फिर 20 हो जाएगा, 60 पैसा लग जाएगा। अब ऐसे करते थोड़ी रहेंगे, मैं क्या कर लूँगा, पूरा का पूरा ये एरिया कितना है इसको निकाल लूँगा, और इस एरिया में मैं कितने का गुना कर दूँगा, 20 पैसे का गुना कर दूँगा, तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि टोटल कितना लागत आने वाला है। तो सबसे पहली बात कि ये एरिया निकलेगा कैसे, और ये एरिया और कुछ एरिया नहीं है, त्रिभुज का एरिया है। अब यहाँ पे त्रिभुज के एरिया का फार्मूला क्या लगाया जाना चाहिए, देख रहे हैं ये क्या है, विषम बहु त्रिभुज है ना, तो कौन सा फार्मूला लगना है, हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला में मेरे को किसका ज़रूरत पड़ता है, एस का ज़रूरत पड़ता है। अब एस का मान
एस का मान देखो, मैं जोड़ते नहीं बैठूंगा, डायरेक्ट मतलब लिखते नहीं बैठूंगा ना, मैं डायरेक्ट इसको जोड़ता हूँ। 2 और 8 10, 10 और 0 0 हुआ, ठीक है। तो ये 0, आपके पास कितना बच गया, 1 बचा है। 7 7 14 3 17 और 1 18। इसको किससे भाग लगाया जाता है, 2 से। भुजाओं का योग बटे 2, एस का मान निकलता है। एस का मान कितना निकल लिया, 90 निकल लिया, ठीक है। 90 मीटर मीटर में दिया है, तो परिमाप अर्ध परिमाप भी किस में रहेगा, मीटर में। चले देखिए आगे। और फिर इधर मैं हल करने बैठूँ आगे, सबसे पहले तो मेरे को एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए आपके पास फिर से फार्मूला, हीरोज फार्मूला। देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे, आपको फार्मूला कैसे याद होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाते हो तो बार बार फार्मूला लिखने का ज़रूरत पड़ता है। तो एस माइनस पहला भुजा, एस माइनस दूसरा भुजा, फिर एस माइनस तीसरा भुजा। अब यहीं पर फिर डाला मैं क्या चीज़, एस का वैल्यू कितना निकल लिया, 90 गुना एस माइनस ए, मतलब 90 में से किसको घटाया जाए, 30 को। डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, एस माइनस ए कितना हो गया, 60। फिर गुना एस माइनस बी, 90 में से 72 घटेगा कितना आएगा, 18। फिर 90 में से 78 घटेगा कितना आएगा, 12। देख रहे हो समय बचा रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही समय बचाना है, प्रैक्टिस हो जाएगा तब की बात है वो। फिर देखें यहाँ पे, वर्गमूल से बाहर उन लोग निकलेंगे जो पूर्ण वर्ग संख्या होंगे। अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो आप उसको पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में लाओ, ठीक है। जैसे कि पूर्ण वर्ग संख्या इसमें से कोई नहीं है जो डायरेक्ट बाहर निकल जाए, उसका जिसका वर्ग है वो, ठीक है। तो इसको मैं तोड़ सकता हूँ जितना आप तोड़ पाएँ। जैसे कि 90 को तोड़ लो आप 15 गुना 6 के रूप में, 15 गुना 6। लेकिन अब इधर के लोगों में से ढूंढो कि 15 कौन बना रहा है या 6 कौन बना रहा है। जैसे कि देखो 60 क्या बनाएगा, 15 चौक 60। देखो 15 का जोड़ा मिल गया, 15 बाहर निकलने वाला है। और देखें 6 आ गया है, 4 आ गया है, मतलब इसको या तो 6 के रूप में तोड़ो या 4 के रूप में। तो मैं 6 के रूप में तोड़ देता हूँ। 6 तिया 18, 6 का भी जोड़ा बन गया। अब देखो 4 है और 3 है, 12 को 4 और 3 के रूप में तोड़ा जा सकता है। 4 तिया 12, तो 4 का भी जोड़ा मिल गया और 3 का भी जोड़ा मिल गया। मतलब कि सभी संख्याओं का यहाँ पे जोड़ा मिल चुका है। किसका किसका बोला मैं, 15 का मिल गया, तो बाहर निकलेगा सिर्फ 15। 6 का जोड़ा बाहर निकलेगा सिर्फ 6। 4 का जोड़ा मिला, सिर्फ बाहर निकलेगा 4। 3 का जोड़ा सिर्फ बाहर निकलेगा 3। अब 4 तिया 12, 12 छके 72, या ऐसे करने 15 छके 90 और ये 4 तिया 12। इसको करने में ज़्यादा आसानी होगा। 15 छके 90 और ये 4 तिया 12। अब ये कितना दिया आपको, 12 नियम 108, 12 नियम 108, 12 नियम कितना बोला, 108 और 1 शून्य और, मतलब कि 1080। एरिया है इसलिए मीटर स्क्वायर, एरिया है मतलब कि मीटर स्क्वायर। अब देखो टोटल एरिया कितना आ गया, 1080 मीटर स्क्वायर। अब लागत देखो ना, आपको लागत पूछा गया है प्रश्न में, तो लागत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 20 पैसे का गुना करना पड़ेगा। क्या बोला मैं, 1080 जो एरिया आया उसमें कितने का गुना करना पड़ेगा, 20 पैसे का। तो आंसर किस में आ जाएगा, पैसे में। मतलब लागत कितना लगने वाला है, पैसा। लेकिन ऑप्शन में तो पैसा दिया नहीं है, आपको क्या बनाना है अब इसको, रुपया। तो रुपया, पैसे को रुपया बनाने के लिए भाग लगाया जाता है किससे, 100 से। अब यहाँ से देखेंगे 2 शून्य 2 शून्य, ये शून्य कैंसल आउट हो गया, ठीक है। ऊपर से 2 शून्य, नीचे से 2 शून्य। 108 का गुना 2 से करने का बस है, तो ये हो गया 216 रुपये। लागत कितना आने वाला है, 216 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही बनाना है इस प्रकार के प्रश्नों को, और ऐसे ऐसे मैं कई प्रश्न आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। वीडियो में आगे तक बने रहेंगे और इसके आगे के प्रश्नों को भी अच्छे से देखते जाएंगे। और ये क्लास सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है। आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे का हो, चाहे पीएससी का हो, चाहे व्यापम में और कोई भी पोस्ट आने वाला है या उसका तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल वगैरह हो गया, एसआई हो गया, वहाँ पे आपको ये वीडियो फ़ायदा देने वाला है। सिर्फ शिक्षक भर्ती के लिए क्लास चल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आगे का प्रश्न देखें, 12वां प्रश्न देखें आप। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर 7 सेंटीमीटर है और उस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल दे दिया गया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। उस त्रिभुज का अपने को क्या बताना है, परिमाप। तो जैसे जैसे बोला आपके दिमाग में वो इमेज क्रिएट होना चाहिए। ये आपके पास समकोण त्रिभुज, इसका ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर कितना बोला गया, 7। मतलब कि मान लो अगर ये 12 है तो ये कितना होना चाहिए, 5, या ये 10 है तो ये कितना होना चाहिए, 3, ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन एक्चुअल डाटा नहीं पता ना मेरे को कि आधार और
ऊंचाई के बीच में अंतर कितना है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, ऊंचाई को अगर मैं ऊंचाई या ऐसे आधार को अगर मैं x मान लिया तो ऊंचाई को मेरे को मानना चाहिए x + 7, ठीक है, क्योंकि ये देखो ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर कितना बोल रहा है 7 सेंटीमीटर। या आप कैसे कर सकते हो, अगर इसको x मानोगे तो आधार को आपको कितना मानना चाहिए x - 7, यही तो करना पड़ेगा। इसको क्या मानना चाहिए आपको x - 7, कम है बोल रहा है ना, अंतर कितना है 7 सेंटीमीटर। अब उस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल दिया है। अब मेरे को पता है कि एरिया का फार्मूला क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई मतलब कि x। अब फिर यहाँ से क्या निकल सकता है, यहाँ से x का मान निकलेगा क्योंकि a का मान दे दिया है प्रश्न में। देखो एरिया कितना है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2 x - 7 गुना में x। ये 2 इधर गुना होगा तो कितना देगा, ये आपको 60 देने वाला है। तो 60 बराबर क्या आया अपने पास, 60 बराबर आया x - 7 गुना x। अब थोड़ा सा या तो आप इसको वर्ग समीकरण के रूप में हल कर सकते हो, या आप ऐसा 2 डाटा चुनें जिनका अंतर कितना हो 7 का हो और उन डाटा का गुना कितना आना चाहिए 60 आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि मैं चुना 15 चौक 60, लेकिन 15 और 4 के बीच अंतर 7 नहीं होता है। फिर और 12 पंचे 60, ये बिल्कुल आ गया, देखो 12 पंचे 60 मतलब कि 7 आया ना इनके बीच का अंतर, अर्थात ये वैल्यू क्या है 12, तो ये वैल्यू क्या होगा 5, ठीक है। यार ऐसे नहीं समझ में आया तो आप वर्ग समीकरण के रूप में हल कर सकते हो। आपको क्या क्या बातें समझ में आया, x का वैल्यू कितना मिल गया आपको 12, इसका वैल्यू कितना मिला 12 - 7 5 हो गया, तो मेरे को समझ में आ गया x का वैल्यू कितना मिल गया 12। अब फिर चलें, x का वैल्यू अगर 12 मिल गया, अब क्या निकालना है आपको, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर मतलब परिमाप p का वैल्यू क्या होगा, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, a पॉइंट हो गया, ये b पॉइंट हो गया और ये c पॉइंट। तो a से b प्लस b से c प्लस c से लेकर a, ठीक है। अच्छा आपको पता है कि x का मान कितना दिख रहा है 12, तो एक बार मैं ना इसको क्या कर देता हूँ, फिर से इस त्रिभुज को बना देता हूँ। क्या हुआ यहाँ पे x का मान कितना है 12 और x - 7 कितना हो गया 5। मेरे को पेरीमीटर निकालना है, परिमाप निकालना है, तो तीनों भुजाओं का मान जरूरी है। अब ये 12 है, ये 5 है, तो ये कैसे निकलेगा, चूंकि यह समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस का प्रमेय अब लगाएं अब, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हल होते जाता है, आपको जो चीज़ें चाहिए उसका फार्मूला दिमाग में रहना चाहिए। 12 और 5 यहाँ पे है, या मैं आपको डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि कर्ण का मान निकालना है तो वर्गमूल कर डालो किसका, 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग 169 देगा आपको, ठीक है। 12 का वर्ग कितना होता है 144, 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो इसको जोड़ूंगा तो मैं कितना देगा ये 169, ठीक है। और 169 का वर्गमूल कितना देगा आपको 13, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस का प्रमेय लगाया हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं, बल्कि उसको मैं जल्दी से हल करना है। तो क्या हुआ कि वर्गमूल करें किसका, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग का वर्ग, उतना करने से मेरे को कर्ण का मान कितना मिलेगा 13। अब क्या क्या समझ में आया, या तो ये सोच सकते हैं ना ट्रिपलेट्स के रूप में, जब भी 12 5 दिखे आधार या लंब में, दोनों में से एक जने 12 एक जने 5 दिखे तो कर्ण हमेशा कितना आने वाला है 13 आने वाला है। इसलिए पेरीमीटर देखें ना, पेरीमीटर क्या होगा, तीनों भुजाओं को जोड़ना है 12 5 और 13 को। तो 12 5 17, 17 और 13 कितना हो गया आपके पास 30। तो पेरीमीटर का वैल्यू कितना आया 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखना है कैसे लॉजिक लगा यहाँ पे, कि आपको जो पूछा गया है उसका डायरेक्ट फार्मूला मैं अगर अप्लाई करूँ, कर तो दिया डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई, लेकिन एक भुजा का मान नहीं पता है। उस भुजा का मान निकालने के लिए मेरे को फिर पीछे जाना पड़ेगा कि वर्डिंग क्या बोला गया है प्रश्न में। तो दोनों भुजाओं का आधार और लंब का अंतर के रूप में दिया था आपको, और एक एक्स्ट्रा डाटा दे दिया आपको उसको निकालने के लिए क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला के सहारे मैं x का मान निकाल लिया, उस x के मान को यहाँ पे पुट किया तो 12 और 5 निकला। चूँकि लंब 12 आधार 5 तो कर्ण क्या होगा 13, ये होगा ही होगा, ठीक है। ट्रिपलेट्स याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। एक है आपके पास 3 4 5, ठीक है, और एक आपके पास है 12 13 और 5, या ऐसे ना 12 5 और 13। हमेशा मैं क्या कर रहा हूँ, कर्ण के मान को बाद में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर और ट्रिपलेट्स बनाना है इसके सहारे तो 2 का गुना कर दो, 2 3 6 2 चौक 8 2 पंचे 10।
और ट्रिपलेट्स बनाना है तो इसमें 3 का गुना करो, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15। इसमें 2 का गुना करेंगे तो 24, ये 10 और ये 26, ये भी एक ट्रिपलेट्स हो गया ना, मतलब कि लंब का मान 24, आधार का मान 10, तो कर्ण का मान क्या होगा 26। तो इस ट्रिपलेट्स को याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स यही है, क्योंकि इस ट्रिपलेट्स के सहारे ये सब ट्रिपलेट्स निकल रहे हैं। ट्रिपलेट्स बोला जाता है कर्ण, लंब और आधार के मानों को मिलाकर। 12, 5, 13 में ये लंब बोल लो तो ये आधार है और ये क्या हो गया कर्ण, और इसी के ट्रिपलेट्स और बना सकते हो इसमें 2 का गुना करके, 3 का गुना करके। आगे के प्रश्नों को मैं हल कर रहा हूँ। अब मैं मंडी उपनिरीक्षक में भी जो प्रश्न आया उसके बारे में भी डिस्कस कर रहा हूँ। देखें, अब ये क्वेश्चन मंडी उपनिरीक्षक 2026 के पेपर में आया, एग्ज़ाम में आया है। आपका क्षेत्रफल तथा आयतन से बहुत सारे प्रश्न आए थे मंडी उपनिरीक्षक में, और सिर्फ इसी पेपर में आया, ऐसी बात नहीं है। आपको हर एक पेपर में, व्यापम का पेपर हो गया, पीएससी का पेपर हो गया, हर एक पेपर में क्षेत्रफल तथा आयतन से बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं। उसके लिए फार्मूला याद रहना चाहिए उन प्रश्नों को हल करने के लिए, और सबसे पहली बात तो प्रश्न समझ में आना चाहिए कि दिया क्या है और निकालने क्या बोल रहा है। देखें इस प्रश्न में क्या क्या लिखा है। एक त्रिभुज ABC के अर्ध परिमाप मतलब कि एस, और उसके भुजाओं के बीच का अंतर क्रमशः क्या है 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का मेरे को क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। अब देखो, एक त्रिभुज है ABC, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो फार्मूला देखो, फार्मूला क्या होता है आपके पास क्षेत्रफल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। लेकिन यहाँ पे ना तो आधार की बात किया है ना तो ऊंचाई की बात किया है, मतलब कि ये क्षेत्रफल के लिए ये वाला फार्मूला तो नहीं लगेगा। और फार्मूला पढ़े हो आप एरिया निकालने के लिए अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस पहला भुजा, एस माइनस दूसरा भुजा और एस माइनस तीसरा भुजा, ये फार्मूला पढ़े हैं हम। तो इसका यूज़ करें क्या, तो हाँ बिल्कुल इसका यूज़ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, देखो यही सब चीज़ दिया है। अर्ध परिमाप की बात किया, मतलब एस की बात कर रहा है, उनके अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का अंतर दिया है, मतलब कि ये अर्ध परिमाप और भुजा के बीच का अंतर 8 दिया है, 7 दिया है, 5 दिया है। ठीक है, तो ए के सहारे निकलेगा किसका मान, त्रिभुज का क्षेत्रफल। समस्या क्या है इसमें, एस माइनस ए का वैल्यू तो समझ में आ रहा है 8, एस माइनस बी का वैल्यू समझ में आ रहा है 7, एस माइनस सी का वैल्यू समझ में आ रहा है 5, लेकिन एस का वैल्यू तो दिया ही नहीं है। तो मेन काम है अपना यहाँ पे एस का वैल्यू निकालना। एस का वैल्यू हम लोग अगर निकाल डालें तो आसानी से प्रश्न का उत्तर निकाल सकता है। अब सुने, एस का वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाता है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब फिर से समस्या, यहाँ पे डायरेक्ट a का वैल्यू नहीं दिया है, डायरेक्ट b का वैल्यू नहीं दिया है, डायरेक्ट c का वैल्यू नहीं दिया है, तो कैसे किया जाए। तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, जो दिया गया है प्रश्न में उसमें जाओ। ये फार्मूला यूज़ नहीं होगा ना, इसके लिए डायरेक्ट अर्ध परिमाप से संबंधित क्वेश्चन है, मतलब कि ये वाला एरिया के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। देखो दिया क्या है अपने को, एस माइनस ए इक्वस टू दिया है 8, एस माइनस बी इक्वस टू दिया है 7, एस माइनस सी इक्वस टू दिया है अपने को 5। किया क्या जाए, तीनों को अगर मैं जोड़ दूंगा, तीनों समीकरण, ये 3 समीकरण बन गया, तो तीनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो ये बन गया 3s माइनस, देखो माइनस ए माइनस बी माइनस सी करके बनेगा। तो मैं काम करता हूँ, माइनस को ही कॉमन निकाल देता हूँ, तो अंदर में बचेगा a प्लस बी प्लस सी। तीनों को जोड़ रहा हूँ ना, लेफ्ट हैंड साइड जुड़ा तो राइट हैंड साइड भी जुड़ेगा। अब 8 7 15 5 20, ठीक है। यहाँ से अब फिर बात, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ध्यान से सुनते रहिए कैसे निकालना है। आपको निकालना क्या है, एक्चुअल में s का वैल्यू निकालना है, s का वैल्यू ना, क्योंकि s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी आपके पास पड़ा है प्रश्न में। सिर्फ आपका काम है s का वैल्यू निकालना। अब थोड़ा बात समझे, a प्लस बी प्लस सी क्या है एक्चुअल में, आपने s का मान क्या बोले हो, अर्ध परिमाप क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई क्या होता है 2। तो a प्लस बी प्लस सी के जगह में क्या रखा जा सकता है, 2s रखा जा सकता है। अर्थात जहाँ पे a प्लस बी प्लस सी है उसके जगह में क्या रख दो आप, 2s रख दो। तो 3s माइनस 2s इक्वल्स टू कितना निकल लिया 20। यहाँ से देखें 3s माइनस 2s कितना हो गया s,
एस इक्वल टू मिला 20। हो गया आपका काम खत्म। मेन यही था निकालना, और इसी को निकालने के लिए मैंने दिमाग दौड़ाया कि तीनों इक्वेशन को जोड़कर क्या कर दिया जाए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हल करते जाएं। a प्लस बी प्लस सी जहाँ पे है वहाँ पे क्या रखो आप, 2s रखो। ठीक है, ये पता है ये फार्मूला इसलिए। अब देखें s इक्वल टू 20 मिल गया, इसलिए अब एरिया निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ s का वैल्यू आपने क्या बोला 20। अब s का वैल्यू 20 यहाँ पे नहीं रखना है, 20 माइनस a करके, ये तो प्रश्न में ही दिया है। देखो s माइनस a का वैल्यू 8, तो 20 गुना 8 गुना s माइनस b मतलब कि 7, s माइनस c मतलब कि 5। ठीक है, और देखें, अब देखें यहाँ से आपको इसको हल करना है, तो कैसे हल किया जाए। 20 को ऐसे संख्याओं में तोड़ो जो इधर पड़ा हो कोई संख्या। इधर क्या होगा, 20 को तोड़ा जा सकता है 4 गुना 5 के रूप में, 4 गुना 5। अब देखो इस 4 गुना 5, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, 5 है ना यहाँ पे, तो 5 का तो जोड़ा मिल गया। अब देखो इस 8 को ऐसे तोड़ो कि इसका भी जोड़ा बनते जाए, तो इसको तोड़ दिया मैं 4 गुना 2 के रूप में, ताकि 4 का भी जोड़ा बन गया, 5 का भी जोड़ा बन गया, 2 है ना यहाँ पे। और इस 7 को नहीं तोड़ा जा सकता, मतलब कि प्राइम नंबर है इसलिए और नहीं तोड़ा जा सकता। तो देखो अब 4 बाहर निकला तो 4, 5 बाहर निकला तो 5, अंदर में कौन कौन अटक गया, 2 और 7 मतलब कि 14। तो आंसर क्या हुआ प्रश्न का, 4 पंचे 20 रूट 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, 20 रूट 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखें ये एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है, और आपको इसको हल करने के लिए जैसे कि मैंने दिमाग दौड़ाया कि ऐसे हो सकता है तो आपका एस का वैल्यू निकल सकता है करके, ऐसे ही आपको दिमाग दौड़ाना है वहाँ पे। और वो दिमाग दौड़ा तभी पाओगे जब आप ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किए रहेंगे। तो ये आपका त्रिभुजों से संबंधित मैं प्रश्न पूरा बता दिया। अब त्रिभुजों में समरूप त्रिभुजों से संबंधित प्रश्न आता है। तो समरूप त्रिभुज का मैं यहाँ पे आपको फार्मूला दे रहा हूँ, और उस फार्मूले को आप याद रखिएगा। उस फार्मूले के आधार पे आगे का क्लास डिस्कस होने वाला है। तो मैं फार्मूला दे रहा हूँ, उसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे के क्लास में मैं उस फार्मूला को और नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस लिखूंगा। तो देखें अगला कॉन्सेप्ट क्या है, समरूप त्रिभुज का कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब एग्ज़ाम में आपको 2 समरूप त्रिभुज हैं ऐसे करके आपको स्टेटमेंट देगा, तो आपको वहाँ पे हो सकता है कि इमेज ना दे, मतलब कि आपको चित्र ना दे वहाँ पे, बस इतना वर्डिंग में बोलेगा कि समरूप त्रिभुज से संबंधित ये प्रश्न है करके। तो आपको 2 समरूप त्रिभुज दिमाग में लाना है, जैसे कि एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया। अब कैसे जाने कि ये समरूप त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज छोटा हो सकता है, एक त्रिभुज बड़ा हो सकता है, लेकिन उनके संगत कोणे क्या होंगे, समान होंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे 30 डिग्री है, तो इन तीनों में से कोई एक क्या होगा, 30 डिग्री। कोई जरूरी नहीं है कि यही हो। अभी फिलहाल मैं जो ट्रायंगल बनाया हूँ उसमें 30 डिग्री अगर इसको मान लूँगा तो ये भी 30 डिग्री है, सोचे। अगर 100 डिग्री ये है तो 100 डिग्री ये है, ठीक है। अगर देखो 100 ये हो गया, 30 ये हो गया, तो तीसरा एंगल क्या होने वाला है, 100 और 30 130, तो ये होने वाला है 70, क्योंकि ये 50 होने वाला है, ठीक है। 100 और 30 130 हो गया, तो 30 में 50 जोड़ोगे तभी तो 180 आएगा, 130 में 50, तो 30 100 50, 30 100 50 अभी के उदाहरण के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर ये 30 है तो कोई ज़रूरी नहीं कि ये 30 ही हो, कोई भी तीनों में से कोई एक 30, तीनों में से कोई एक 100, और तीनों में से कोई एक क्या हो सकता है, 50। अगर मान लो दोनों के दोनों ट्रायंगल एंगल समान होने के साथ साथ साइड भी अगर समान हो गए दोनों ट्रायंगल के, तो समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम त्रिभुज, मतलब कि उसका सभी अंग समान हो गया करके, ठीक है। वैसे सर्वांग सम त्रिभुज से प्रश्न नहीं बनेगा आपका, सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट बताया कि सर्वांग सम कब होगा, जब एंगल के साथ साथ उसके भुजाओं का मान भी क्या हो जाए, दोनों त्रिभुजों का समान हो जाए, तब वह क्या कहलाएगा, सर्वांग सम त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज किसको कहते हैं, ऐसे त्रिभुज जिनके संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, क्या कहलाते हैं, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। अभी फिलहाल मैं संगत कोण क्या बोलूँगा, ये θ1 इसको बोल दिया, तो ये θ4 बोल लो इसको। θ1 और θ4 बराबर है एंगल में, θ2 और ये θ5 बोल लो इसको, θ2 और θ5 बराबर हैं, θ3
और थीटा 6, तो थीटा 3 और थीटा 6 बराबर हैं, इसलिए अभी ये क्या है समरूप। अब समरूप त्रिभुज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फार्मूला बोल सकते हो, ये प्रमेय है एक्चुअल में, जो कि फार्मूला का रूप है। यहाँ पे क्या समझा रहे इसको देखें एक बार, कि इसका साइड बटे इसका साइड बराबर इसका कोई और दूसरा साइड बटे इसका भी वही संगत वाला साइड। देखो क्या क्या बोला, ए बी बटे डी ई बोल लो, फिर बी सी बटे ई एफ बोल लो, फिर सी ए बटे एफ डी बोल लो। यही लिखूँ, देखो ए बी बटे डी ई, बी सी बटे ई एफ बराबर सी ए बटे एफ डी। मतलब कि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समान अनुपात में होते हैं। समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समान अनुपात में होते हैं। अब ये तो हो गया उनके भुजाओं के बारे में बात किया मैं। अगर इनका माध्यिका डाल दूं मैं, माध्यिका मतलब क्या होता है कि शीर्ष से डाला गया आपके पास एक लाइन जो कि सामने वाले भुजा को क्या करे, दो बराबर भागों में बांटे। जैसे कि ए से लेकर जी एक माध्यिका है, क्यों? क्योंकि बी से लेकर सी को वो आधा आधा भाग में बांट रहा है। वैसे सी से लेकर एच एक माध्यिका है, क्यों? क्योंकि वह ए से बी को आधा आधा भागों में बांट रहा है। वैसे बी से आई एक माध्यिका है जो ए और सी को आधा आधा भागों में बांट रहा है। तो माध्यिकाओं का अनुपात भी उसी अनुपात में बढ़ता है जिस अनुपात में भुजाओं का अनुपात आया है। देखो एक बार, ए जी बटे डी जी, देखो ए जी बटे डी जे ना, जी बोल रहा हूँ सॉरी, ए जी बटे डी जे, फिर बी आई बटे ई एल, बी आई बटे ई एल, सब बराबर होंगे ना, सब अनुपात क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। फिर सी एच बटे एफ के, सी एच बटे एफ के, मतलब कि माध्यिकाओं का अनुपात भी क्या होता है, जो साइड जिस अनुपात में बटे हैं वैसे ही माध्यिका भी क्या होता है, सेम अनुपात में बटते हैं। ठीक है, ये काम आएगा आगे के क्लास में जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो ध्यान रखिएगा इस फार्मूला को कि भुजाओं का अनुपात जैसे बढ़ता है वैसी माध्यिकाओं का अनुपात बढ़ता है। और इसी के बराबर क्या किया जा सकता है, इसी के बराबर पहले त्रिभुज का परिमाप बटे दूसरे त्रिभुज का परिमाप। देखो मैं हमेशा बटे के रूप में किसको लिया, पहला त्रिभुज बटे दूसरा त्रिभुज चल रहा है, साइड के लिए किया तो पहले त्रिभुज का साइड बटे दूसरे त्रिभुज का साइड। आप क्या कर सकते हो, दूसरे त्रिभुज का साइड बटे अगर पहले त्रिभुज का साइड करोगे ना, तो ये फार्मूला ही क्या होगा, पलटी मारेगा। मतलब कि पेरीमीटर परिमाप किसका, दूसरे त्रिभुज का, बटे में क्या करेंगे आप, फिर परिमाप पहले त्रिभुज का, ऐसे। और सुने बात, अगर आपको जो माध्यिका मैं बोला ना, माध्यिका जो बोला उसी को अगर आपको क्या बोल दे, ऊंचाई के रूप में है ऐसे करके, तो फिर बोलेंगे पहले त्रिभुज का ऊंचाई बटे दूसरे त्रिभुज का ऊंचाई। ठीक, अब इसी के बराबर में और क्या बोला जा सकता है कि पहले त्रिभुज वर्गमूल में ना, इस बात को ध्यान रखेंगे, क्या लिखा है ये वर्गमूल में, वर्गमूल में क्या चीज़, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ए आर मतलब कि एरिया, एरिया किसका, पहले त्रिभुज ए बी सी का बटे एरिया किसका, दूसरे त्रिभुज डी ई एफ का। और इस ये क्या है, अंडर रूट में, ध्यान से देखते रहना इसको, अंडर रूट में है ये। अब जब मैं प्रश्न बताऊंगा तो जब एरिया निकालने बोल दिया, मान लो एरिया ए बी सी का, तो आपको क्या क्या दिया रहेगा, हाइट देगा दोनों त्रिभुजों का, और देगा दूसरे वाले त्रिभुज का आपको क्या दे देगा, एरिया। तो इस फार्मूले के इसको इतने को इक्वल करके आप क्या करेंगे, ए बी सी का एरिया निकालेंगे। या फिर डी ई एफ का एरिया निकालना है तो इसका मान दे दिया रहेगा, H1 का मान दे दिया रहेगा H2 का। कोई ज़रूरी नहीं है कि H1 और H2 ही दे, हो सकता है आपको डायरेक्ट पेरीमीटर दे दे, पेरीमीटर और एरिया दे दे, मतलब कि किसको इक्वल करने वाली बात रहेगा, पेरीमीटर वाले को और एरिया वाले को। तो जो फार्मूला मैं अभी यहाँ पे बताया हूँ उस फार्मूले को मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगले क्लास में मैं डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न बताते जाऊँगा। मैं एक बार इसको भले फार्मूला को लिख दूंगा मैं अगले क्लास में, लेकिन आपको अभी याद रखे रहना है अगले क्लास के लिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, धन्यवाद।